हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 से 12 के लिए चलने वाली पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इस दौरान हम विकारी शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं। विकारी शब्दों में दो महत्वपूर्ण विकारी शब्द संज्ञा और सर्वनाम, इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। संज्ञा और सर्वनाम में से किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम विशेषण से संबंधित प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे और यह पुस्तक विशेषण से संबंधित जो बात हमें कह रही है उसका अध्ययन करेंगे। आपसे किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा हम पहले कर लेते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें विशेषण जो शब्द है यह कौन सा है? काली, पतलून, मदन या खेलने। तो हम क्या कहेंगे? काली, क्योंकि ये जो शब्द है काली यह विशेषण है। क्यों? क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसलिए यह जो काली शब्द है यह विशेषण है। आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाएगा विशेष्य। इन शब्दों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहेंगे हम? विशेष्य। विशेषण और विशेष्य दोनों को ध्यान से समझिएगा। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य, और जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। कैसे? विशेषण प्रायः विशेष्य से पहले आता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। तो इस शब्द में, इस वाक्य में जो पतलून है, मदन काली पतलून, तो जो पतलून शब्द है यह विशेष्य है। यानी अर्थात पतलून का जो गुण बता रहा है वो कौन बता रहा है? पतलून बता रहा है। और यहाँ जो काली शब्द है यह विशेषता सूचक शब्द है, यानी क्या है? विशेषण। आप समझ गए होंगे विशेषण और विशेष्य का अंतर। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे बनाकर पूछे जा सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि जितने विशेषण हमारी हिंदी व्याकरण में बताए गए हैं उनमें से आपसे अलग अलग जो विशेषण हैं उनसे प्रश्न बनाकर भी पूछे जा सकते हैं। जैसे निम्न में से कौन सा विशेषण सार्वनामिक विशेषण है, या किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, या किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, या किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। एक उदाहरण देखिएगा, आपको प्रश्न देकर पूछा जा रहा है किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताया हुआ है। आपको ऑप्शन ए, 2, 3 और 4 दे दिए गए हैं। पहले में है बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। प्रश्न सुनिएगा, किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। दूसरा दे दिया आपको, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। उसके पास 4 पुस्तकें हैं। उसके पास 4 पुस्तकें हैं और उस वृक्ष को मत काटो। यहाँ आपको देखना है गुणवाचक विशेषण। तो हम बात करते हैं कि गुण यहाँ कहाँ दर्शाया जा रहा है? गुणवाचक विशेषण कहाँ होता है? वे शब्द जो किसी संख्या या सर्वनाम के गुण, दो, रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि की दशा का हमें बोध करवाते हैं, वहाँ हम गुणवाचक विशेषण बताते हैं। तो यहाँ बच्चों की जो त्वचा है वह मुलायम है। यह गुणों का बखान हमें यह वाक्य कर रहा है, इसलिए यहाँ गुणवाचक विशेषण है। एक और उदाहरण आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाता है प्रश्न कि किस वाक्य में
परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण आपको देखना है, ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। सोहन 5 किलो दूध पी गया। परिणामवाचक, थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं। रमन के लिखा गया, आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए। तो यहाँ किसी शब्द की संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिणाम या नापतोल का जब हमें बोध होता है, वहाँ हम परिणामवाचक विशेषण बताते हैं। तो यहाँ जो सोहन 5 किलो दूध पी गया, तो यहाँ हमें किसका बोध हो रहा है? दूध का माप है 4 या 5 किलो, उसका हमें बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ परिणामवाचक विशेषण है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषण से संबंधित पूछे जाएंगे। एक और प्रश्न देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। प्रश्न है, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिणामवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ गुणवाचक विशेषण आएगा, क्योंकि दूध की विशेषता यहाँ बताई जा रही है, यहाँ गुण बताया जा रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे विशेषण से संबंधित पूछे जाएंगे। आइए, पुस्तक हमें क्या कह रही है? इस पुस्तक की एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस पुस्तक में से हूबहू प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पुस्तक का अध्ययन आपके लिए अति आवश्यक है। आइए देखते हैं विशेषण की परिभाषा। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ये हो गई विशेषण की परिभाषा। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी। कुछ पुस्तकों में क्रमशः क्या है? नीला, छोटी, दुबला और कुछ शब्द विशेषण हैं जो आकाश, लड़की, आदमी और पुस्तकें आदि संज्ञाओं की विशेषता का हमें बोध करा रहे हैं। आगे देखिए, अतः विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वहीं वह विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे हम विशेष्य कहते हैं। अभी अभी हमने उदाहरण से समझा, मदन काली पतलून पहनकर खेलने गया। इस वाक्य में जो मदन है वह काली पतलून पहनकर जा रहा है, तो वाक्य में जो पतलून है वह विशेष्य है। क्यों? क्योंकि यह पतलून का गुण बता रहा है और जो काली शब्द है यह विशेषता सूचक शब्द है, इसलिए यह विशेषण है। इस प्रकार से हमने विशेष्य और विशेषण का अंतर किया था और इसकी परिभाषा समझी थी, वही बात यहाँ बताई जा रही है। उक्त उदाहरणों में आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि शब्द विशेष्य कहलाएंगे। अब हम देखते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और किस विशेषण की क्या विशेषता रहती है, और इन सब के उदाहरण भी हम बारी बारी से देखेंगे। विशेषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? यह प्रश्न भी आपसे बनाकर पूछा जाता है कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः, तो हम कहेंगे 5 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। उदाहरण के द्वारा हमने पहले भी इसका जिक्र किया है और आपको बताया है कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक, ये सभी गुणवाचक विशेषण का बोध कराते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के गुण और रूप, रंग, आकार, स्वभाव को ये बताते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, भला, झूठा, दानी, ये जो शब्द हैं ये गुणों को बताते हैं। अगला विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, कर्म या गणना का बोध कराते हैं। दोबारा से देखिए, वे विशेषण जो किसी संज्ञा, सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित
संख्या कर्म या गणना का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं और दूसरे वे दो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिनमें गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण और समुदायवाचक विशेषण होते हैं। जैसे गणनावाचक में 1 2 3 हम क्रम की गणना करते हैं, क्रमवाचक में पहला और दूसरा क्रम देखते हैं, आवृत्तिवाचक में दुगुना चौगुना आवृत्ति देखते हैं और समुदायवाचक में दोनों तीनों चारों, इस प्रकार एक समुदाय का बोध हमें होता है, उसे हम समुदायवाचक विशेषण भी कहते हैं। अनिश्चयवाचक संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसमें आपको कुछ, कई, सब, बहुत, थोड़े ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं क्योंकि इनकी जो संख्या होती है वह निश्चित नहीं होती है, इसलिए इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है निश्चित संख्यावाचक विशेषणों में से प्रश्न बनाकर कि कौन सा गणनावाचक विशेषण है, कौन सा क्रमवाचक विशेषण है, कौन सा आवृत्तिवाचक और कौन सा समुदायवाचक, तो इन चीज़ों का ध्यान भी आप रखेंगे। अगला देखिए नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध करवाते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनके भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिणामवाचक और एक अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक में 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर इस प्रकार से देखा जाता है और अनिश्चित परिणामवाचक जो विशेषण होते हैं उसमें थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा या सब आदि शब्दों को हम काम में लेते हैं। पहले जब हमने इस टॉपिक का प्रारंभ किया था, ये जो हम देख रहे हैं इसमें हमने एक परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण देकर आपको बताया था कि सोहन 5 किलो दूध पी गया। इसमें परिणामवाचक विशेषण है, क्यों है? क्योंकि यहाँ निश्चित मात्रा का बोध हमें हो रहा है, 4 किलो 5 किलो दूध का माप यहाँ बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या है, परिणामवाचक विशेषण है। लेकिन परिणामवाचक विशेषण भी हम दो प्रकार से देख सकते हैं, उदाहरण भी आपको दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं, एक निश्चित परिणामवाचक और एक अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। आगे देखिए संकेतवाचक विशेषण। नंबर 4 है संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंक को, संकेतवाचक विशेषण की बात हम कर रहे हैं, उस पुस्तक को पढ़ो, ये संकेत हमें देकर के बताया जा रहा है वह कौन गा रही है वाक्यों में, इस, उस, वह आदि जो शब्द हैं ये संकेतवाचक विशेषण है, इसलिए यहाँ संकेतवाचक विशेषण आएगा। और अंतिम जो विशेषण है वह है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण बताते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया। वाक्यों में जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी और बीकानेरी जो शब्द हैं यह व्यक्तिवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। यहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण आएगा, क्यों? क्योंकि ये संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण बताते हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। आगे देखिए विशेष। विशेष में क्या दिया हुआ है, कतिपय विद्वान एक और प्रकार विभागवाचक विशेषण का भी उल्लेख करते हैं, जैसे प्रत्येक, हर, एक आदि। ये विभागवाचक विशेषण है, कुछ विद्वान इसका भी जिक्र करते हैं। वैसे हमारे हिंदी में 5 ही विशेषणों का जिक्र किया गया है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम विशेषण की अवस्थाएं देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषण की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को हम अवस्था कहते हैं। विशेषण की तुलनात्मक जो स्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं। और अवस्था के भी 3 प्रकार माने गए हैं। पहली होती है मूलावस्था, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध हमें होता है। जैसे रहीम अच्छा लड़का है, यह उसकी सामान्य स्थिति हमें बता रही है, यह विशेषण की मूलावस्था होती है। दूसरी होती है उत्तरावस्था, जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है।
मूलावस्था सामान्य अवस्था होती है, ध्यान दीजिएगा। मूलावस्था सामान्य अवस्था होती है और उत्तरावस्था में जो दो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उनकी तुलना की जाती है। जैसे देखिएगा, अशोक रहीम से अच्छा है। अशोक किससे अच्छा है? रहीम से अच्छा है, इसलिए अशोक और रहीम की यहाँ तुलना कर दी गई है। या फिर एक और उदाहरण देखिए, प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है। यहाँ प्रशांत और अभिषेक की तुलना करते हुए बताया है कि श्रेष्ठतर कौन है? प्रशांत है। किससे? अभिषेक से। तो ये तुलनात्मक अध्ययन जो है यह किस में होता है? उत्तरावस्था में। मूलावस्था में सामान्य स्थिति हमें देखने को मिलती है। एक होती है उत्तमावस्था, जिसमें दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना की जाती है। एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है, वहाँ उत्तमावस्था होती है। उदाहरण के लिए देखिए, अकबर सबसे अच्छा है। अकबर सबसे अच्छा है। यहाँ जो अवस्था हमें बताई जा रही है वह दो से अधिक है, यानी अकबर किसी दूसरे शासक की तुलना यहाँ नहीं की जा रही है कि अकबर प्रताप से अच्छा है, ऐसा यहाँ नहीं कहा गया है। अकबर सबसे अच्छा है। उन सब में बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, तो यह उत्तमावस्था हो जाती है। रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है। रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है, अर्थात रजिया जो है वह अपनी कक्षा में, जिसमें 10, 20, 5, 7 कितने भी बच्चे हो सकते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठतम है। यहाँ यह उत्तमावस्था कहलाती है। तो हमने ध्यान रखा कि मूलावस्था में सामान्य अवस्था देखने को मिलती है, उत्तरावस्था में दो संज्ञा या सर्वनामों की तुलना की जाती है, उत्तम अवस्था में दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना हमें देखने को मिलती है। और जब अवस्था परिवर्तन होती है, अवस्था परिवर्तन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से? मूलावस्था के शब्दों में जब तर तथा तम प्रत्यय लगाकर या शब्द के पूर्व से अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर क्रमशः उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे जो मूलावस्था होती है, जैसे पशु, प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि पशु शब्द का विशेषण क्या है, तो हम कहेंगे पाश्विक। तो यहाँ अवस्थाएं आपको दी गई हैं। मूलावस्था उच्च होती है, इसकी उत्तरावस्था उच्चतर और उत्तमावस्था उच्चतम होती है। श्रेष्ठ है वह मूलावस्था है, श्रेष्ठ की उत्तरावस्था श्रेष्ठतर और उत्तमावस्था श्रेष्ठतम होती है। तीव्र की उत्तरावस्था तीव्रतर और तीव्रतम जो होती है यह उत्तमावस्था होती है। ठीक इसी प्रकार अच्छा जो है यह मूल अवस्था है और से अच्छा उत्तरावस्था और सबसे अच्छा उत्तम अवस्था। ठीक इसी प्रकार ऊंचा से अधिक ऊंचा इसकी उत्तरावस्था और सबसे जो ऊंचा है यह इसकी उत्तम अवस्था है। आगे देखिए, विशेषण की रचना, यह महत्वपूर्ण है। विशेषण की रचना की संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यव शब्दों के साथ प्रत्यय के मेल से विशेषण पद भी बनाए जाते हैं। और किस प्रकार से ये पद बनाए जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। ये अवस्थाओं से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो ये प्रत्यय के मेल से विशेषण पद बनाए जाते हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाएंगे इस प्रकार से कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, अग्नि का विशेषण शब्द कौन सा है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, कौन से शब्द में संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है और कौन सा नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। संज्ञा से विशेषण बनाना, प्यार से प्यारा, समाज से सामाजिक, पुष्प से पुष्पित, स्वर्ण से स्वर्णिम, जयपुर से जयपुरी, धन से धनी, भारत से भारतीय, रंग से रंगीला, श्रद्धा से श्रद्धालु, चाचा से चचेरा, विष से विशेला, बुद्धि से बुद्धिमान, गुण से गुणवान और दूर से दूरस्थ। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द विशेषण जो है वह संज्ञा से बना हुआ नहीं है। अब यहाँ आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 1, 2, 3, 4। इसमें ऑप्शन आपके हैं लालची, धार्मिक, चचेरा या
बाहरी। तो यहाँ कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ नहीं है? तो चचेरा हमने अभी पढ़ा, धार्मिक है, लालची है। बाहरी जो शब्द है ये संज्ञा से बना हुआ शब्द नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखिए, सर्वनाम से किस प्रकार से विशेषण बनाए जा रहे हैं। यह का ऐसा, जो का जैसा, मैं का मेरा, तुमसे तुम्हारा, वह का वैसा, कौन का कैसा। क्रिया से विशेषण, भागना से भगोड़ा, लड़ना से लड़ाकू, लूटना से लुटेरा। ये क्रिया से बने विशेषण हैं। अब आपसे पूछे जा सकते हैं किस प्रकार से, कि निम्न में से क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। अब आपको ऑप्शन दे दिए गए, भगोड़ा, लड़ाकू, लुटेरा और चचेरा। तो आप ध्यान देंगे, जो चचेरा शब्द है यह संज्ञा विशेषण से बना हुआ शब्द है और ये जो तीनों शब्द हैं ये क्रिया विशेषण से बने हुए शब्द हैं। ठीक इसी प्रकार अव्यव से विशेषण, आगे से अगला, पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी। तो हमने एक और प्रश्न पहला देखा था जिसमें बाहरी शब्द दिया हुआ था, यह अव्यव से बना हुआ विशेषण है। अब आपसे प्रश्न बनाकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा अव्यव से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो आपको शब्द दे दिया जाएगा, अगला, पिछला, बाहरी या श्रद्धालु। तो हम कहेंगे जो श्रद्धालु शब्द है ये संज्ञा से बना विशेषण है, अपितु अगला, पिछला और बाहरी जो शब्द है ये अव्यव से बने हुए विशेषण हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा और अव्यव से विशेषण बनाए जा रहे हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से देख लेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यव से किस प्रकार के विशेषण बन रहे हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम क्रिया जो विकारी शब्द है इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।